So today we are starting an important chapter, that is chapter 9, offense related to election. अब इलेक्शन किसी भी देश की धुरी होता है और इलेक्शन को लेके बवाल भी खूब कटते हैं। आपने देखा होगा इलेक्शन जब होते हैं तो तापमान गर्म हो जाता है। तापमान गर्म इन द सेंस पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप और पूरी जनता है वो भी इंटरेस्ट लेती है पूरा, क्योंकि किसी के इंटरेस्ट पूरे होने, कोई बीजेपी को लेकर, कोई कांग्रेस को लेकर, कोई समाजवादी पार्टी को लेकर, कोई तृणमूल कांग्रेस को लेकर, कोई किसी और पार्टी को लेकर, जिसकी जिसमें निष्ठा है और तलवारें तनी रहती है। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस हो, बस स्टैंड हो, चाहे कहीं हो, जहाँ देखो वहाँ चर्चे इसी चीज़ के रहते हैं। अब किसी भी देश का जो लोकतंत्र है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने फेयर इलेक्शन होते हैं। जितने फेयर इलेक्शन होंगे उतनी पारदर्शिता रहेगी और उतनी अच्छी गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन हम अपने वोटिंग राइट्स का कितने अच्छे से उपयोग करते हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। केवल ऐसा नहीं है कि आज हम जिनको चुन रहे हैं और फिर हम उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो एक फैक्टर है कि चुन तो हम ही रहे हैं। लेकिन हम ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि हमारे पास तो क्या ऑप्शन था कि 4 थे, एक ज़्यादा बेईमान था, एक कम बेईमान था, हमने एक कम बेईमान को चुन लिया। तो ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि लोग इकट्ठे होकर लोगों ने किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया और उससे कहा कि भाई साहब आप हमारे प्रतिनिधि बनो, आप हमारे लिए लड़ो, आप चुनाव लड़ो। तो पहले क्या होता था, पहले लोग उम्मीदवार को तय करते थे। लोग जाते थे इकट्ठे होकर, निवेदन करते थे कि आप इलेक्शन लड़िए जी, आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, आप जागरूक हो, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता है। लेकिन बदलते दौर के अंदर ये सारा क्या है, पैसों का गेम हो गया। तो उसके अंदर अब आपके पास ऑप्शन इतना ही है कि 4-5 लोग जो खड़े हैं उनमें से किसी एक को चुनना। जब तक हम इकट्ठे होके जा रहे थे किसी को चुनने के लिए, तब तक हम उस सही कैंडिडेट को ही चुन रहे थे। लेकिन जब लोग हमारे पास आने लग गए अपनी इच्छा को लेकर हाथ जोड़ते हुए, हमें वोट देना, हमें वोट देना, हमें देना, तो उल्टा हो गया। जैसे पहले सब लोग इकट्ठे होकर किसी को नेतृत्व देते थे, किसी को लीडरशिप देते थे, और अब क्या है, लीडरशिप ले लेते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वोट डालने की। तो ये जो परिवर्तन है, इससे बहुत सारी चीज़ वैसी नहीं रही जैसी कल्पना जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय की गई थी। तो उसको लेकर भी कानून बनाना पड़ा और इसके अंदर जो गड़बड़ियाँ होती है उनको लेकर भी यहाँ प्रोविज़न करने पड़े। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कैंडिडेट कौन होगा। तो कैंडिडेट वो होगा हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड। नॉमिनेशन क्या होता है, पहले आप नॉमिनेशन भरते हैं। चुनाव प्रक्रिया जब आपने देखी होगी तो पहले क्या करते हैं, आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं। उसके बाद फिर आपका समय रहता है, उसकी फिर उस फॉर्म का स्क्रूटनी होती है। उसके अंदर आपने कोई गलत चीज़ तो नहीं डाल रखी, फॉर्म अधूरा तो नहीं है, तो फॉर्म कैंसिल हो सकता है। वो स्क्रूटनी होने के बाद फिर तीसरा फेज़ आता है जिसके ऊपर आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास टाइम होता है कि भाई मैं तो नहीं लड़ूंगा, किसी के फेवर में जा रहे हैं या कोई और बात हो गई तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका नॉमिनेशन यहाँ फाइनल हो जाता है, आप एक उम्मीदवार बन जाते हैं और उम्मीदवार के बाद फिर आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना होता है। तो ये तो कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज ए कैंडिडेट एट एनी इलेक्शन। तो इलेक्शन ये कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जिस इलेक्शन की बात कर रखी है, आपके नगर पालिका के हो सकते हैं, आपके विधानसभा के हो सकते हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हो सकते हैं, वार्ड के हो सकते हैं, ग्राम पंचायत के हो सकते हैं। तो कोई भी इलेक्शन, तो उसमें कैंडिडेट कौन है, जिसका नॉमिनेशन फाइनल हो चुका वो कैंडिडेट है यहाँ पर। ठीक है। सेकंड, इलेक्टोरल राइट्स, कि आपके इलेक्टोरल राइट्स क्या क्या हैं, अधिकार क्या क्या हैं। तो उसके अंदर आप देखिए क्या क्या आ रहे हैं। मीन्स द राइट ऑफ ए पर्सन टू स्टैंड। स्टैंड मतलब अपने आप को कैंडिडेट के तौर पर लेके आ रहा है। एंड नॉट टू स्टैंड, नहीं लड़ रहा, ये भी आपका राइट है। टू विड्रॉ फ्रॉम बीइंग ए कैंडिडेट, कैंडिडेट से विड्रॉल करना अपने आप को कि भाई मैं नहीं लड़ना, ये भी आपका राइट है। एंड टू वोट, वोट देने का भी आपका अधिकार है। एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन, और वोट ना देने का भी आपका अधिकार है। तो क्योंकि यहाँ इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि कोई भी नागरिक है उसको वोट देने का ज़रूरी है
कि वोट देनी ही देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप देना चाहें तो, नहीं देना चाहें तो जिन लोगों की भी संविधान में आस्था होती है, जिन लोगों की लोकतंत्र में आस्था होती है, वो वोट देते हैं, जिनकी नहीं होती वो नहीं देते। और इसीलिए वोट का परसेंटेज हमेशा लगभग 60 और 70 के बीच में आता है, और कई बार तो 50s के आसपास रह जाता है। तो उसमें बहुत सारे लोग लगातार छुट्टी आ गई तो अपने छुट्टियां मनाने चले गए, वो वोट की कीमत ही नहीं जानते कि तुम्हारी वोट का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्टोरल राइट्स क्या हो गए, आपके पास पूरा अधिकार है, यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आप कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन नहीं लड़ें, वोट डालें, वोट ना डालें, ये सब आपके इलेक्टोरल राइट्स हैं। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है इसके अंदर, दैट इज ब्राइबरी, रिश्वत। अब उसमें देखेंगे किस तरह से रिश्वत दी जाती है, क्या है। हूएवर, कोई भी, यहाँ चाहे वो कैंडिडेट हो, चाहे कैंडिडेट का साथी हो, चाहे वोटर हो, चाहे पार्टी के समर्थक हो, चाहे अन्य कोई हो, हूएवर गिव्स अ ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन, किसी को भी कोई लोभ दे रहा है, कोई लालच दे रहा है, किसी तरह का फ़ायदा पहुंचा रहा है, ग्रेटिफिकेशन में सारी चीज़ आ जाएंगी, किसी भी तरह का फ़ायदा उसको पहुंचा रहा है, जिस फ़ायदे का वो अधिकारी नहीं है, वो फ़ायदा पहुंचा रहा है, उसको ग्रेटिफिकेशन कहेंगे। टू एनी पर्सन विद द ऑब्जेक्ट टू इंड्यूस हिम और एनी अदर पर्सन, या तो उसको या किसी और को प्रभावित भी करते हैं ना वोटों में, कि भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, भाई वो तेरा जानकार है, उसको कहना। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन को कह रहे हैं कि अब तेरे को, तू चिंता ना कर, तेरे को मैं सब सही कर दूंगा, तेरा फ़ायदा पहुंचा दूंगा, तू 4-5 वोट तेरे जान पहचान वाले ना उनकी डलवा। तो ये वहाँ पर आ गया। तो इलेक्टोरल राइट एंड फॉर रिवार्डिंग एनी पर्सन फॉर हैविंग एक्साइज सच राइट, और जिसने भी ऐसे राइट्स किए हैं, मेरे कहने पे वोट डाली है, उनको कोई ना कोई बेनिफिट पहुँचाना, रिवार्ड करना। तो इसमें आपने देखा है क्या चलते हैं, कहीं साड़ियाँ बट रही हैं, कहीं कोई अनाउंसमेंट हो रही है, रेवड़ियाँ बट रही हैं, वो तो अलग है, वो तो सरकार के पार्ट पे है। दूसरी पार्टी कह रही है हम चुनाव जीत के आ जाएंगे तो ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। लेकिन चुनाव में वोट डालने के बदले नोट जो दिए जाते हैं, जातिगत जो समीकरण बनाए जाते हैं, वो सब गलत है इसके अंदर, कि हम सारे यदि संगठित नहीं हुए तो वो जाति वाला बन जाएगा, तो उससे हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी जिम्मेवारी है अपनी जाति के प्रति, ये चीज़ें, ये भी गलत है। क्योंकि फ्री फेयर इलेक्शन कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों से परे होना चाहिए। क्षेत्रवाद को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर यदि ये सारी चीज़ की जाती है कि भाई मैं उद्धार कर दूंगा अपनी जाति का, तुम चिंता ना करो, तुम बस मेरे को बना दो, तो वो क्या है, वो एक लालच दे रहा है उनको, एक संभावना जताई जा रही है। वैसे तो सारा चुनाव होता ही सपनों पर है, राजनीतिक खेली ही सपनों पर जाती है, कि दूसरों को सपने दिखाए जाते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। होता है, नहीं होता, ये बात की बात है, होगा या नहीं होगा, और कितना होगा और कितना नहीं होगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, सरकार चलेगी नहीं चलेगी, वो तो फिर बात की बात होती है। लेकिन सपने दिखाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहती, वो सपने पूरे पूरे दिखाती है कि बस हमें बना दो और फिर देखो इस देश को कहाँ पहुँचा देंगे हम, और इससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था मानो, और हमारा राज आते के साथ तो बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक से एक छूट अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, खुद अपने को सरकार का हिस्सा बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो आगे देखो, इसी में सेकंड है एक्सेप्ट ईदर फॉर हिमसेल्फ, या तो अपने लिए। आजकल क्या चल रहा है, शराब की बोतलें पहुंचाई जा रही हैं, खाना पीना पहुंचाया जा रहा है, और चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, तो या तो अपने लिए या फॉर एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे के लिए, एनी ग्रेटिफिकेशन एज रिवार्ड फॉर एक्साइजिंग सच राइट, कि ये करवाऊंगा उसके बदले में। यहाँ अब एक और चल गया, आजकल ठेकेदारी चल गई, भाई साहब इतने वोट मैं डलवाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी है, इस जाति का मैं नेता हूँ मैं डलवाऊंगा, इस क्षेत्र का मैं नेता हूँ मैं डलवाऊंगा। यहाँ इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव को इसमें यूज़ करते हैं, उसके बदले में कुछ ना कुछ लेते हैं, पार्टी से सौदेबाजी करते हैं। यदि ये तू जीत गया और मैं इतने वोट दिलवा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें जो तय हो रही हैं। तो एनी सच राइट इंड्यूसिंग और अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू एक्साइज सच वोट, तो अपने लिए तो है ही है, दूसरों को, दूसरे के लिए कि उनसे मैं करवाऊंगा, ये कहते हुए कुछ ले रहा है तो भी कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी,
तो वो क्या माना जाएगा, रिश्वतखोरी, ब्राइबरी मानी जाएगी। तो अब इसको और क्लियर कर रहे हैं यहाँ, पहले इतना क्लियर नहीं था आईपीसी में। अब देखो, प्रोवाइड दैट अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। जीतने के बाद लड़कियों को साइकिल मिलेगी, लड़कों को टैब मिलेंगे, मंगलसूत्र मिलेगा, टीवी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सारी जो पब्लिक पॉलिसी है, सरकार के पैसों से जो दिलाने की बात हो रही है, सिलेंडर कम हो जाएगा, ये सब उसमें रिश्वत में नहीं आएगा। ये सेकंड, अ पर्सन हु ऑफर्स और एग्री टू गिव और ऑफर्स और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर अ ग्रेटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू गिव ग्रेटिफिकेशन। ऑफर कोई कर रहा है, लेना ना लेना सामने वाले की बात है। जैसे अब यहाँ तक भी हो जाता है कि कई पार्टियाँ कहती है कि भाई कोई ऑफर करे तो ले लो और वोट हमारी दे देना। अब जो ऑफर कर रहा है वो ले ना ले तो भी उसी में आएगा, ग्रेटिफिकेशन में आएगा। मैंने कहा भाई कितने वोट हैं, 5 वोट हैं जी, 500 के हिसाब से हमें डालो और 500 रुपये ले जाओ। वो कहे साहब हम वोट नहीं बेचते, उनने तो कह दिया अपना पार्ट, लेकिन मैंने तो कर दिया, मैं यहाँ कसूरवार हूँ। थर्ड, अ पर्सन हु ऑब्टेन्स और एग्री टू एक्सेप्ट or attempt to obtain gratification shall be deemed to accept gratification। कोशिश करता है या लेता है ये सब। and a person who accept gratification as a motive for doing what he is not intended to do। उसने वोट कहीं और डालना था, जो उसने नहीं करना था वो करने के लिए उसने कहा भाई इतने पैसे मिलेंगे, हाँ जी आपकी डाल दूंगा, तो उसने इरादा बदला ना, वो भी ग्रेटिफिकेशन में आ जाएगा। और एज ए रिवार्ड फॉर डूइंग व्हाट ही हैज़ नॉट डन, या आपने कहा था भाई वहाँ नहीं डालनी, मैंने नहीं डाली, अब दो मेरे को, जो भी बनता है, तो वो शैल बी डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड ग्रेटिफिकेशन एज अ रिवार्ड। तो ये क्या है, ग्रेटिफिकेशन ही मानी जाएगी इसमें, ठीक है। तो यह क्लियर, तो ये सारी चीज़ें ने क्लियर कर दी, कहाँ कहाँ किस किस तरह से। अब यूँ देखा जाए तो ये अपराध कितना होता है, ये आकलन आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कितनी कितनी रिश्वतखोरी, कितनी मैनिपुलेशन, कितना ये सारा कुछ इलेक्शनों में चलता है। 171 देखिए, whoever voluntarily interferes or attempt to interfere with the free exercise of electoral rights commit the offense of undue influence at an election। फ्री एक्साइज, एक आदमी है, मैं वोट डालूंगा, अपनी मर्जी से डालूंगा, यदि इस चीज़ को प्रभावित किया जाता है, इलेक्टोरल राइट्स में सारी चीज़ें आ गई, ध्यान रखना। यदि कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, उसको प्रेशर डाल के बैठाया जा रहा है, या किसी को ना चाहते हुए भी खड़ा किया जा रहा है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। वॉलंटरी इंटरफेयर्स, जानबूझकर उसके जो मन है, उसने जो मन बना रखा है उसके अंदर डंगा डालना, और अटेम्प्ट टू इंटरफेयर विद द फ्री एक्साइज, जो बिना किसी दबाव के उसको करना चाहिए था, उसके अंदर कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ लालच, कुछ लोभ, ये डाला जा रहा है। और किस लिए डाला जा रहा है, कि उस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। आपने मन बना रखा है ए पार्टी को वोट देने का, लेकिन बी पार्टी आती है, भाई ए पार्टी को मत दे, इतना मिल जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपका मन बदल दिया ना। जो फ्री, जो आप स्वतंत्र रूप से जो करना चाह रहे थे, उस पर रोक लगा दी। ये विदाउट प्रिजुडिस टू अ जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। अब ये कह रहे हैं उसको प्रिजुडिस होता है अन्याय ना हो, ठीक है, वो ना होते हुए क्या कह रहा है, थ्रेटन्स एनी कैंडिडेट और वोटर और एनी पर्सन इन होम अ कैंडिडेट और अ वोटर इज इंटरेस्टेड विद इंजरी ऑफ एनी काइंड। यहाँ पर इंजरी को वैसे ही लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी में नुकसान, उसकी बॉडी में, उसको मानसिक रूप से, उसकी इमेज को, वो सब आ जाएगा इसमें। थ्रेटन्स, किसी भी तरह का क्या कर रहा है, नुकसान पहुँचाने की बात कर रहा है। टीएमसी में जैसे हुआ था, उन लोगों के साथ जिन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिए थे बहुत, या उनने दिए थे, आप देखते हो बंगाल के अंदर बहुत इस तरह का उठापटक रहती है, तो उनको थ्रेटन कर रहे हैं, तो ठीक है, और किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये थ्रेटन्स एनी कैंडिडेट और वोटर और एनी पर्सन हुम द कैंडिडेट और वोटर इज इंटरेस्टेड विद इंजरी ऑफ एनी काइंड, तो ये उसी में आएगा। बी इंड्यूसेस और अटेम्प्ट टू इंड्यूस अ कैंडिडेट और वोटर टू बिलीव दैट ही और एनी पर्सन whom he is interested will become or will be rendered to object of divine displeasure and spiritual censure। जहाँ धर्म को बीच में लेके आ जाते हैं, यदि वो जीत गया तो तुम अपने धर्म के क्या माने जाओगे, अपराधी माने जाओगे।
यदि ये धर्म है तुम्हारा और तुमने उस धर्म को वोट दे दी तो तुम गुनहगार रहोगे, तुम्हें सज़ा मिलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यदि लेके आते हैं, इस तरह से डराते हैं कि जो अपने धर्म का नहीं है वो किसी का नहीं है। जाग जाओ, ये हो जाएगा, डर, भय, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, सब उसी में आएंगी। शैल बी डीम टू इंटरफेयर, उन सबको क्या माना जाएगा कि इंटरफेयर कर रहे हैं प्रोसेस के अंदर। एंड फ्री एक्सरसाइज ऑफ द इलेक्टोरल राइट्स, किसी भी व्यक्ति का जो उसका अधिकार है स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से वोट डालने का या खड़े होने का, इलेक्शन लड़ने का, ना लड़ने का, ये सब के अंदर क्या माना जाएगा? यदि ये सारी चीज़ें होती हैं तो इंटरफेरेंस माना जाएगा और ये अपराध होगा। ठीक है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा विषय है विश्लेषण का, इस पर तो कितनी देर बात कर लूँ, ये बड़ा प्रैक्टिकल सा विषय है। और आने वाले टाइम के अंदर आप सभी कुछ की तो वोट बन गई होगी और कुछ की बन जाएगी। ये सब 172 देखो, whoever at an election applies for voting paper on votes in any name, तो ये कौन सा पर्सोनेशन का, इसको मैं कट शॉर्ट कर रहा हूं, जो क्या कर रहा है, किसी और के नाम पर वोट डाल रहा है और किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे डाल रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके नाम पे वोट डलवाने वाली फर्जी, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कोई और ही डाले जा रहा है, तो वो सब फर्जी वोटों की कहानी ये कर रहे हैं। हुएवर SIR में अब यही तो हुआ है। SIR के अंदर क्या हुआ है, उन वोटों का ही तो पता लगा है, फर्जी वोटें बन रही थी, गड़बड़ थी, लोग वाग एक्सपायर हो चुके थे 10-10 साल पहले, लेकिन उनकी वोटें भी डली जा रही थी। कुछ ऐसे थे जिनका एग्जिस्टेंस कहीं पता ही नहीं लग रहा, नाम पता सब फर्जी, और जब उनके पेपर्स देखे तो पता लगा यहाँ के हैं ही नहीं, इंडियंस ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें वो SIR के अंदर यही सब हो रहा है। तो यही पता लगता है कि कितने वोट फर्जी डलते हैं। तो whoever at an election applies in the name of any other person, whether living or dead, मर गया उसके नाम पे भी वोट चल रही हैं, और कोई जिंदा है वो कहीं और रह रहा है उसके नाम पे वोट चल रही है। इन ए फिक्टिशियस नेम, एक ऐसा नाम जो है ही नहीं, बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता उस पे, और who having noticed once at such election applies at the same election for voting paper in his own name and who abates, जो कोशिश करता है इसको, abates का मतलब है उकसाता है, procures खरीद फरोख्त करता है, बनवाता है उनकी, वो attempts कोशिश करता है, और procure the voting by any person in such a way commits the offense of personation of election। किसी दूसरे के नाम पर वोट डाल रहा है जबकि अधिकारी वो नहीं है, किसी दूसरे के नाम पर, कोई मर गया उसकी वोटें चल रही हैं, कोई जिंदा है कहीं और रह रहा है उसके नाम पर वोट डाली जा रही है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, नकली नाम से ही वोट डाल रही है, 20-30-50 वोट बना दी नकली, बंदे हैं ही नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो सब इसके अंदर आ जाएगी पर्सोनेशन में। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सेक्शन से अप्लाइड टू द पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू वोट एज ए प्रॉक्सी फॉर एन इलेक्टर अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो प्रॉक्सी होती है किसी के बदले में। अब जैसे मान लो कोई अपाहिज है तो उसके लिए प्रॉक्सी वोट का प्रोविजन होता है, तो वो इसमें नहीं आएंगी। ठीक है। 173 देखो, whoever commits the offense of bribery, अब ये पनिशमेंट आ गई उनकी। ठीक है, जो करेगा तो उसको कितनी लगेगी, तो ज़्यादातर पनिशमेंट कितनी है, फाइन की है इसके अंदर, क्योंकि नेता अपने लिए तो नहीं रखेंगे ना हार्श पनिशमेंट। Whoever commits the offense of bribery shall be punished with the imprisonment of either discretion of term which may extend to 1 साल तक की, या फाइन या बोथ। और provided that bribery by treating shall be punished with fine only। treating का मतलब क्या होता है, treating means that form of bribery where the gratification consists in food, drink, entertainment and वो, तो आपने देखा होगा ये तो चलती है। ट्रीटिंग का मतलब ये होता है कि लंगर चल रहे हैं, खाओ भाई खुला, दारू चल रही है, पियो भाई जितनी पीनी है, डांस गाने चल रहे हैं, चलो भाई वो सब, तो वो सब उसको ट्रीटिंग में माना जाएगा, और वो ट्रीटिंग की सज़ा फिजिकल सज़ा नहीं है, सिर्फ फाइन होगा उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये तो सब जगह चलते ही है, फाइन की कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइन कितना होगा, 200, 500, 1000 रुपया कर देने दो भाई। ठीक।
लेकिन ये चीज़ें भी हमें नोटिस में लानी चाहिए कि फ़ाइन हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी के ऊपर फ़ाइन हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। Whoever commits the offense of undue influence और पर्सोनेशन, तो उसकी सज़ा कितनी है? एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल की है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। Whoever with the intent to affect the result of election makes or publishes any statement purporting to be the statement, जैसे ये मान लो आप कि उससे पहले इलेक्शन हो गया और क्या होता है, वो टीवी वाले करते हैं ना, शो करते हैं, उसके अंदर बताते हैं कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी वो इलेक्शंस को लेकर, तो वो यदि कोई करता है, उस तरह का पब्लिकेशन करता है, तो भी किस में आएगा? वो ही कैन बी पनिश्ड, तो उसको भी वो हो जाएगी। रिजल्ट्स पब्लिशेज एनी स्टेटमेंट परपोर्टिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट विच इज़ फॉल्स, गलत स्टेटमेंट इस तरह से दे रहा है, वो सारी चीज़ें तो पनिश्ड विद फाइन। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट यदि कोई दे रहा है इलेक्शन संबंधित, तो उस पर भी फाइन लग जाएगा। Whoever without journal और स्पेसिफिक अथॉरिटी इन राइटिंग, अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें खर्चा होता है, अब खर्चा हमने सीमित कर दिया कि चुनाव में इतना ही खर्चा होगा, लेकिन खर्चा एक्सीड कर जाता है, तो हम क्या कहते हैं, ये चुनाव तो मैंने नहीं किया, ये तो उस व्यक्ति ने किया है, उसने आओ भगत कर दी, खाना खिला दिया, अब स्पॉन्सर्ड जो होते हैं किसी और ने कर दिया, अब उसने लाखों रुपया खर्च कर दिया। तो यहाँ पर ये भी मैंडेटरी है कि जो खर्चा कर रहा है आपके बिहाफ पे या आपके लिए जो खर्चा कर रहा है, वो भी बताएगा, वो उसके अकाउंट में जाएगा। तो ये कह रहा है whoever without journal and specific authority in writing of the candidate, कैंडिडेट कहेगा तो ही खर्चा करेगा, कैंडिडेट की मर्जी के बिना नहीं करेगा। incurs और ऑथराइज एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ होल्डिंग एनी पब्लिक मीटिंग, किसी पब्लिक मीटिंग के लिए, और अपॉन एनी एडवर्टीजमेंट, किसी एडवर्टीजमेंट के लिए, सर्कुलर के लिए, पब्लिकेशन के लिए, इन सब के लिए यदि करता है तो शैल बी पनिश विद द फाइन। वो कितना हो सकता है? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये तो इलेक्शन में यूँ ही चलता है, इलेक्शन में कैंडिडेट के नाम पर बिल नहीं फटते, लोग ही करा देते हैं, फिर कहते हैं ये तो हम वैसे ही लेके आए थे, भाईबंदी में था, इसका किसी को कोई पैसा नहीं दिया, ये सब। तो provided that if any person have incurred any such expenses not exceeding the amount of 10,000 rupees without authority obtains within 10 days from the date on which such expenses were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of candidate। और यदि किसी ने किया है तो इसमें क्या होता है कि रोज़ भरना होता है, और 10 दिन के अंदर अंदर यदि उसकी अप्रूवल नहीं करती तो ये माना जाएगा वो कैंडिडेट ने ही एक्सपेंसेस किए हैं, है ना। इफ़ एन पर्सन हैविंग इनकर्ड सच एक्सपेंसेस नॉट एक्सीडिंग, जिसकी कीमत कितनी 10,000 रुपये से ऊपर नहीं है, विदाउट अथॉरिटीज़, उससे कैंडिडेट से नहीं लिखवाया, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर, तो फिर क्या माना जाएगा? कैंडिडेट की ऑन सच एक्सपेंसेस वर इनकर्ड द अप्रूवल ऑफ राइटिंग, तो माना जाएगा कि उसकी राइटिंग सही हुआ है, ठीक है। और द लास्ट इज फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट, इलेक्शन अकाउंट रखना जरूरी होता है, और यदि आप नहीं रखते हो तो क्या है? फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज़। तो ये तो मुझे लगता है सारे ही भरते होंगे कि कौन अकाउंट नहीं रखेगा, 5,000 रुपये भर दिए 5,000 रुपये, ठीक है। अकाउंटेंट रखने पे ज़्यादा खर्चा आएगा, वो सारी चीज़ मेंटेन करने पर, तो ये ठीक है। तो यहाँ हमने इसको देखा। तो चुनाव के बारे में आपके क्या विचार हैं, कितना फेयर इलेक्शन होता है, ये कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें, ठीक है। आगे चैप्टर 10 के अंदर हम फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, वो लेंगे नकली नोट इत्यादि का, वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो दैट्स इनफ फॉर द डे। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।